ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीजें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है क्योंकि वाक्या, संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीजें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहां था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है, कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे, कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग जरूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है, गलत है, उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर
आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। फ्रेंड्स, we have a 170 page judgment which is still subject to translation, and I would like to be a little cautious before I start going into details, which I am sure we'll have shortly. It's in Gujarati. We believe that this is full of errors and legally unsustainable conclusions. But make no mistake, generally, all your attempts to create a chilling effect, a throttling effect, a strangulating effect on open, fearless speech relating to public interest will not stop either Rahul Gandhi or the Congress party. This particular speech was made in the context of price rise and unemployment, as the speech transcript shows. It was made in Kollar more than 3-4 years ago. And there are some disturbing aspects of this judgment which of course shall be subject to challenge proximately and immediately, but which I want to share with you very briefly. Firstly, the heart of the law of defamation, criminal defamation, is that persons who are complainants should be those who must be able to demonstrate how they personally, A, B or C, is defamed. How is he or she prejudiced? Now the admitted position is that no one which is the subject matter of the statement which is found to be offending has filed a criminal complaint. The first condition precedent of the law of defamation appears to have been patently not fulfilled and yet led to a conviction. Secondly, it is equally well established that malice is an essential ingredient of such offences. The very context of this speech shows that there could not have been any malicious intent. A leader of the political party of India with a pan-India footprint was speaking about unemployment, price rise, in the course of which there is a sentence which has been found to be offending, less than a sentence. The focus of the speech was not these three persons. The intent of the speech was not these three persons. The thrust of the substance of the core of his speech was not these three persons. In less than half a sentence on a speech about public interest, political issues in the country, major economic issues like unemployment and price rise, social issues, there cannot be any possible malicious intent, which is again another vital condition precedent to make out the criminal defamation, and that is patently missing. Thirdly, friends, it appears, and I think we are right more or less, but again we will check up and revert to you, that after this complaint was filed and the magistrate who was at that time one Mr. X took up the matter, a large chunk of the time of the last 2-3 years was taken up by the complainant himself in going to a higher court and getting a stay of the entire proceedings, which is rather unusual for a complainant who should be interested in expedition. The same complainant, after a long period of time where he himself stayed his own complaint,